तो आज हम कक्षा 8 का अध्याय 4 खनिज एवं धातु के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों, जैसे आप सभी जानते हैं कि विभिन्न धातुओं से बने विभिन्न उपकरण, वस्तुएं, यंत्र आदि हैं जो हमारे प्रयोग में आती हैं। आज हम इन खनिज एवं धातु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि खनिज किसे कहते हैं और धातु किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि धातुओं के रूप में। तो बच्चों, प्रकृति में केवल कुछ ही धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन सी है वो? सोना तथा प्लेटिनम। ये धातुएं कैसी होती हैं? ये हमारे मुक्त अवस्था में स्वतंत्र रूप से हमारी प्रकृति में पाई जाती हैं। अब ये कुछ धातुएं होती हैं जो हमारे तत्व के रूप में पाई जाती हैं, और कुछ धातुएं प्रकृति में किसके रूप में पाई जाती है? यौगिक के रूप में। तो अब समझ में आया, कुछ धातु तत्व के रूप में और कुछ यौगिक के रूप में। अब जो यौगिक के रूप में पाई जाती है प्रकृति में, कौन कौन सी होती है? लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज आदि। और ये किस रूप में पाई जाती है? ये पाई जाती है ऑक्साइड के रूप में। और कुछ धातुएं होती है हमें सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। वो कौन कौन सी होती हैं? कॉपर, लेड, जिंक, निकिल आदि। बच्चों, अब आता है कि हमें खनिज प्राप्त कहाँ से होता है, कि हमें तो आप इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि चाकू और कुल्हाड़ी किस चीज के बने होते हैं? ये लोहे के बने होते हैं। अब ये आता है एक प्रश्न कि लोहा और तांबा हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चों, ये हमें खनिज कहाँ से? पदार्थ के रूप में। किसके रूप में प्राप्त होता है हमें खनिज? पदार्थ के रूप में पृथ्वी की सबसे निचली सतह से प्राप्त होते हैं। और बच्चों, पृथ्वी की निचली सतह पर पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को ही हम खनिज कहते हैं। तो ये होगी हमारी खनिज की डेफिनेशन। अब आता है हमारा अयस्क, कि हमें अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, अयस्क किसे कहते हैं। तो बच्चों, अयस्क आपने देखा होगा सभी चट्टानों में कुछ न कुछ मात्रा में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। आपने चट्टानें तो देखी होंगी, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, परंतु कुछ में धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि उसमें से धातु को निकालना बहुत कठिन और बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है ना बच्चों? जो चट्टानें होती हैं उसमें से हमारी कुछ धातुएं पाई जाती हैं, जिनको हम निष्कर्षण करके उसमें से हम इसकी मात्रा को, उसको धातु की मात्रा को उसमें से निकालते हैं। तो वो जो कुछ ऐसी होती है उसमें धातु की मात्रा इतनी कम होती है कि हम उसका निष्कर्षण करने में वो हमें काफी महंगा पड़ता है। उसमें अयस्क की मात्रा बहुत कम मात्रा में मिलती है, तो इसलिए उसमें खर्चा बहुत ज्यादा आता है। ठीक है बच्चों? तो ये यदि खनिज में धातु की मात्रा अधिक होती है तो उसका धातु का निष्कर्षण सरल होता है, क्योंकि अगर हम उसमें खर्चा ज्यादा है और तो हमें उसमें धातु की मात्रा भी ज्यादा मिले तो फिर उसका खर्चा क्या होता है? उसका निष्कर्षण भी सरल होता है, उसका खर्चा भी बहुत कम आता है। तो ऐसे खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में, सरलता एवं कम लागत से हो जाता है, वही क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। क्योंकि उसमें खर्चा भी कम आया और उसमें धातु की मात्रा भी ज्यादा निकली और उसमें निष्कर्षण भी उसका आसानी से हो गया। तो वो क्या कहलाते हैं बच्चों? खनिज कहलाते, वो अयस्क कहलाते हैं, सॉरी अयस्क कहलाते हैं। अब बच्चों, जैसा कि अब आप ये तालिका मैं आपको चित्र में दिखा रही हूँ, ये कौन सी तालिका? 4.1। इसमें क्या है देखो, अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें धातु का नाम लिखा है, अयस्क का नाम लिखा है, और जो अयस्क में उपस्थित यौगिक हैं उनका नाम लिखा है। आप इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जैसे मैग्नीशियम में कौन सी अयस्क होती है? उसमें मैग्नेसाइट अयस्क होती है, और उसमें उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? MgCO3। और अयस्क किस रूप में होता है? उसमें कार्बोनेट के रूप में। तो ये सब इसमें लिखा है कि धातु का नाम का है, उसमें अयस्क कितनी मात्रा कौन सी है, और उसका रासायनिक सूत्र कौन सा है, और अयस्क का इसमें रूप क्या है। तो आप ये इसकी तालिका को बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब आते हैं कि बच्चों, तालिका 4 पॉइंट देख रहे हैं, इसमें धातु का इसका नाम तथा प्राप्ति स्थान बताया गया। अब इसमें क्या बताया गया बच्चों? धातु का नाम, अयस्क का नाम तथा इसका प्राप्ति स्थान, ये प्राप्त कहाँ से होता है, ये सारे इसकी तालिका में बताया गया है। आप इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर भी प्रश्न उत्तर आ सकते हैं। अब आता है बच्चों हमारा इसके रासायनिक गुण। अब इसके हम भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो धातु होती है और एक अधातु होती है। अब इसके हम भौतिक और रासायनिक गुण दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहले आते हैं इनके भौतिक गुण। तो धातुओं में पहला भौतिक गुण किस चीज का आता है बच्चों? कठोरता। जैसे कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं कि कठोरता का गुण आता है सबसे पहले। तो अब क्या इसमें क्या कैसे आता है बच्चों? सामान्य ताप पर प्राय सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन केवल एक को छोड़कर, वो क्या होती है? पारा। पारा कैसा होता है बच्चों? द्रव। वो भी धातु होता है लेकिन वो द्रव की उसमें होता है। ठीक है बच्चों? अब आता है हमारा कठोरता। सबसे पहला गुण हमारा क्या है? कठोरता। धातुएं प्राय कठोर होती हैं और इन्हें काटना बहुत कठिन होता है, लेकिन जो अधातु होती है, एक तो धातु होती है एक अधातु है,
लेकिन अधातु की क्या खासियत होती है? अधातु मुलायम होती है, और जैसे कार्बन का अपरूप हीरा। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, तो जो ये इसमें इसमें कौन सा अपवाद है? कार्बन का अपरूप हीरा। हीरा जो है वो अधातु है, लेकिन उसमें वो सबसे कठोर होता है, वो मुलायम नहीं होता। ठीक है, दूसरा इसका गुण आता है बच्चों चमक, कि इसमें इसके धातु की चमक कैसी होती है। तो धातुओं की सतह को काटने पर हम देखेंगे कि वह चमकदार होती है। और धातुओं की चमक किस चीज के काम आती है? हमें आभूषण बनाने के काम आती है और सजावट बनाने में उपयोगी होती है। लेकिन अधातु जो होती हैं वो कभी भी चमकीली नहीं होती। ठीक है बच्चों। अब दूसरा गुण आता है हमारा अघातवर्धनीयता। अघातवर्धनीयता आपको मैंने पहले भी पढ़ा है। अघातवर्धनीय का क्या क्या गुण होता है? अघातवर्धनीय का क्या होता है कि धातु को पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही अघातवर्धनीयता कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लोहे की चादर जो होती है उसे पीट कर हम एक पतली चादर के रूप में बना लेते हैं, और उसका फिर हम किसी भी औजार बनाने में उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये गुण क्या है? धातु का अघातवर्धनीयता। दूसरा गुण आता हमारा धातु का तन्यता। अब आपने देखा होगा धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, और धातु के तार के रूप में इसको हम परिवर्तित कर देते हैं। तो जो इसका गुण है, किस गुण के कारण ऐसा होता है कि जो हम इसको खींचकर तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं? ये गुण होता है तन्यता। और ये कौन कौन सी धातुओं में होता है? जैसे तांबा, एल्युमिनियम, आयरन आदि। और आपने देखा होगा इन्हीं धातुओं के हम तार बनाते हैं। बच्चों अब आता है हमारा धातु तथा अधातुओं के रासायनिक गुण। ये तो हमने जान लिया तन्यता इसके भौतिक गुणों के बारे में। अब हम इनके कौन से गुण जानेंगे बच्चों? अब हम जानेंगे इनके रासायनिक गुण। सबसे पहले इसका रासायनिक गुण है ऑक्सीजन से क्रिया। धातु और अधातु का सबसे रासायनिक गुण क्या है? ऑक्सीजन से क्रिया। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। कैसे बनाता है? देखो, सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। कैसे? देखो, आप इसमें देख पा रहे हैं 4Na+O2 यानी सोडियम प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बना लिया? 2Na2 यानी सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करके क्या बना लिया? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये क्रिया किस पे हुई थी? ये सामान्य ताप पर हुई थी। ठीक है बच्चों। अब आता हमारा जल के साथ क्रिया जल के साथ कैसे क्रिया होती है? देखो, सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके क्या करती है बच्चों? जल के साथ क्रिया करके सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या क्या बनाती है हमारे जल के साथ क्रिया करके? धातु हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बना लेती है जल के साथ क्रिया करने के कारण। अब आती है हमारा अम्ल के साथ क्रिया करके, कि अम्ल के साथ वो क्रिया कैसे करता है। देखिए बच्चों, सभी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वो कैसे कैसे? देखिए, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये तो होगी हमारी अम्ल के साथ क्रिया की। धातु ने अम्ल के साथ क्रिया की और उसमें क्या बना? लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों। अब आता हमारा धातुओं एवं अधातुओं के घरेलू उपयोग, कि हमारे इनके जो धातु होते हैं हमारे घरेलू उपयोग किस तरह से हमारे धातु हमारे घरेलू उपयोग में काम आते हैं। ये देखो, दैनिक जीवन में अनेक उद्देश्य के लिए धातु का उपयोग होता है। इसमें सबसे काम की चीज क्या है? लोहा। लोहा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु है। ठीक है बच्चों, क्योंकि लोहे से ही हमारे सारे औजार बनते हैं। तो लोहा सबसे ज्यादा काम आने वाली हमारी धातु है, जो घरेलू उपयोग में सबसे ज्यादा काम आती है। घरेलू उपयोग भी और वैसे भी औद्योगिक रूप में भी लोहा हमारे सबसे ज्यादा काम आता है। दूसरी धातु हमारी सोना और चांदी। ठीक है बच्चों। तो सोना चांदी का उपयोग हमारे में, ये भी धातु है, इसका उपयोग किस चीज में होता है? आभूषण बनाने में आता है। आभूषण बनाने में आता है। अब होता है हमारा धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण कैसे होता है? अब देखो, धातुओं का संक्षारण का अर्थ है कि धातुओं का क्षरण होना। और धातुओं का क्षरण कैसे होता है? जैसे उदाहरण के लिए बरसात के मौसम में वायु तथा नमी की उपस्थिति, आपने देखा होगा लोहे में जंग लग जाता है। ये तो आप सबने देखा होगा। तो ये किसकी वजह से होता है? जब एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में क्या होता है? नमी की उपस्थिति होती है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है? उसमें लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है और वो गलना शुरू हो जाता है। तो इन सबको, इसके रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? धातुओं को संक्षारण, और ये सभी धातुओं के साथ होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या विधि अपनानी पड़ती है? हम धातुओं का संक्षारण करना पड़ता है, यानी उनको सुरक्षित करना पड़ता है। और वो उसके लिए हम कौन कौन से विधियां अपनाते हैं? उनके लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम धातुओं को सुरक्षित रख सकें। तो सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला हमारा बच्चों है कि हम क्या करते हैं? पेंट की लेप चढ़ाकर। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेंट का लेप चढ़ाकर। तो हम क्या करते हैं? पेंट का लेप चढ़ाकर धातु की सतह पर पेंट लगाकर क्षरण रोक सकते हैं।
तो उस पर हम पेंट लगा देंगे तो वो क्या होगा, वायु की उपस्थिति में नमी से क्रिया करके उसमें जंग नहीं लगेगा। फिर दूसरी हमारी ग्रीस या तेल लगाकर, उसमें हम क्या करेंगे, तेल या ग्रीस की परत धातु को वायु और नमी से संपर्क समाप्त कर देती है। जो उनकी परत होती है, फिर जो वायु में और नमी से संपर्क जो हो जाता है, जिसके कारण वो उसमें जंग लगता है, वो उसको समाप्त कर देती है, तो उसको संक्षारण नहीं हो पाता। तीसरी विधि क्या है हमारी, गैल्वेनीकरण। और फिर चौथी विधि क्या है, विद्युत लेपन। और फिर क्या है हमारा, मिश्र धातु बनाकर हम इसको रोक सकते हैं। तो सारी विधियों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, सारी विधि आपकी बुक में दी गई हैं, जिनके द्वारा हम उनका धातुओं का संक्षारण रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा मिश्र धातु क्या किसे कहते हैं। तो देखो बच्चों, धातु में अन्य धातु तथा अधातुओं की उचित मात्रा में मिलाकर हम क्या करते हैं, धातु ली, उसमें अन्य धातु तथा अधातु कि दोनों की उचित मात्रा मिला लेंगे और फिर क्या करेंगे, उससे क्या होगा, उसमें वांछित गुणधर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं मिश्र धातु। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आज पूरा धातु और खनिज के बारे में मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।